ओके हेलो, तो हम डायमेंशन कर चुके, उसके दो एडवांटेजेस देख चुके। अब हमारे पास ये इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डायमेंशन का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशन फाइंड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। कहने का मतलब है कि हमें कभी कभी साइंटिस्ट लोग बस बोल देते हैं कि ऐसा है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर तुमने सुना होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर याद है तो, नहीं भी याद तो भी चलेगा, बट अगर याद हो तो उसमें जो फोर्स होता है वो मास पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ऐसा न्यूटन सर जी ने बोला। अब सिर्फ इतना बोलने से काम तो बनेगा नहीं, पूरे एक इक्वेशन चाहिए, या फिर एक और इक्वेशन ले लो। लाइक फोर्स जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। ये कब की बोल रहा हूं मैं? ये तब की बोल रहा हूं जब मान लो कोई एक पार्टिकल गोल घूम रहा हो। लाइक एक पत्थर है, उसको तुमने ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो रस्सी में बांध के, तो अगर गोल घुमा रहे हो तो वो उसका जो फोर्स उस पर लग रहा है वो एक तरीके से तीन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, उस पत्थर का मास कितना है, वजन कितना है। दूसरा है तुम उसको कितने वेलोसिटी से घुमा रहे हो। तीसरा, जो तुमने रस्सी बांधी हुई है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब रेडियस कितना है। तो इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। हमें ये बात पता है फोर्स, ठीक है, बट इस चीज के बीच में, इस फोर्स में और इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना अपने आप में एक टास्क है। तो हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r पे। थोड़ा पास पास लिख देता हूं मैं, v और r पे। बट ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो क्या है कि इक्वल टू लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे m की पावर कुछ मान लेते हैं, v की पावर कुछ मान लेते हैं और r की पावर कुछ मान लेते हैं। अब यहाँ a b c इन जनरल कुछ भी मान लिया है, उसका आंसर हमारे पास कुछ भी आ सकता है। हमें नहीं पता कि a की, b की, c की क्या वैल्यू होगी। और तुम्हें पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू तो आता ही है। तो वही वाली बात है कि हमने मान लिया कि फोर्स, मान लिया क्या, ये चीज एक्सपेरिमेंट से पता चलती है कि फोर्स तीन बातों पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब कितने कितने उससे डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला बनेगा उसको निकालने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वल टू लगाया। अब इक्वल टू लगाया तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना अपने आप में एक टास्क है, और कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये चीज भी मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत बताई है। खैर अभी ये हमारा काम नहीं है, हमें काम है ए, बी और सी की वैल्यू निकालना। तो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। तुम्हें पता है फोर्स की जो क्या होते हैं, डायमेंशन होती है, वो कितनी होती है? MLT-2। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि डायमेंशन फोर्स का कैसे निकालते हैं, पीछे जाके देख लेना। ये फोर्स का डायमेंशन है। अब के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। एम क्या है? मास है, तो मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन एम होता है। पावर कितनी हो जाएगी? ए। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? LT-1। LT-1। अब ये LT-1 पूरे की पावर कितनी है? पूरे की पावर b है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से b हो जाएगा और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है ना, ये ऐसा समझ लो कि ये देखो LT-1 होल की पावर b थी, तो ये जो b है दोनों की पावर में है, तो यानी एक बार b इस पे भी जाएगा और एक बार b इस पे भी जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनस है इसलिए माइनस भी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे रही बात r की, तो r हमारे पास एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जो वो होती है क्या कहते हैं, डायमेंशन, उसको हम क्या बोलेंगे? l। अब यहाँ पे ये चीज आ गई, तो अब नोटिस कर सकते हो ये और ये, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है कि एक तरीके से इक्वेशन है ये, अब इस इक्वेशन में हमें इक्वेट कर देना है। कैसे इक्वेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास ये सबको आराम से इक्वेट करा जा सकता है। कैसे? लेफ्ट साइड पे देखो LHS में और RHS में, ठीक है, LHS और RHS में कैसे किया जा सकता है? लेफ्ट हैंड साइड पे जो मास है, मास की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। राइट हैंड साइड पे जो मास है उसकी जो पावर है वो कितनी है? A है, ठीक है। तो तुम लोग एक तरीके से इक्वेट कर सकते हो, और इक्वेट करके हमें ये पता चल जाएगा कि गारंटी के साथ जो a है वो किसके बराबर होने वाला है? 1 होने वाला है। तो बाय कन्वर्जन कैसे लिख सकते हो कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। पहली बात तो ये, क्योंकि ये देख सकते हो इक्वेट करके। दूसरी बात रही l की, तो l की पावर लेफ्ट में 1 है, राइट हैंड साइड पे l की पावर कितनी है? l की पावर b प्लस L की पावर C भी है, ठीक है ना। तो ऐसा है ना कि L की पावर अगर B है और L की पावर अगर C है, तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, है नहीं? तो यही चीज मैंने किया है, तो B प्लस C को यहाँ पे लिख दिया। अब तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो कि B प्लस C की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। तो यहाँ से हम इक्वेट करके ये भी लिख सकते हैं कि B प्लस C इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इक्वेट किया और कुछ नहीं। और टाइम का देखते हैं, टाइम का लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? -2, और राइट हैंड साइड पे कितना है? टाइम की पावर है -b, ठीक है। तो बस इतना ही है।
अब इसको भी हम आराम से कर सकते हैं, तुम यहाँ से इक्वेट करके देख सकते हो कि पक्का माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, तो यानी b इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, और अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू 1 माइनस b, और b की वैल्यू कितनी है -2। तो बस सिंपल सी बात है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और c की वैल्यू भी आ गई कि नहीं आ गई, सिंपल एक छोटे से मेथड से। अब इस सारी चीजों को लेके हम आराम से हमारा जो इक्वेशन है वो आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को लिख दो, f इज इक्वल्स टू k m की पावर a की पावर a का मतलब कितना है, ये तो m, ठीक है, v की पावर b का मतलब कितना है 2, यानी v की पावर 2, और r की पावर c, यानी r की पावर कितनी है -1। ये r की पावर -1 है, तो ये चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स का एक तरीके से फॉर्मूला। हाँ, कांस्टेंट निकालना अपने आप में एक और है, अभी k की वैल्यू भी जानना जरूरी है, बट ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तुम नोटिस कर सकते हो कि अगर तुम लोगों को बस इतना बता दिया गया कि वो इन तीनों बातों पे डिपेंड करता है, तो तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो देखो, अभी तुमने ये पढ़ा नहीं है कि एक पत्थर को गोल गोल घुमाए तो उस पर कितना फोर्स लगता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसी साल पढ़ेंगे ये चीज, और इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से देखेंगे। बट फिर भी तुम्हें पता लग गया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है कि नहीं। तो mv² r आता है, ये हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फायदा है किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं डायमेंशंस की मदद लेके। और ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत बेसिक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लो किसी, अगर तुम बॉब को लटकाते हो, मान लो किसी रस्सी को लटकाते हो और उसमें नीचे तुम एक पत्थर सा या कुछ भी लगा दे, तो बेसिकली पेंडुलम वो ऐसे ऐसे हिलता है, नहीं हिलता, तो वही वाली बात है। तो जो कितना टाइम लगेगा उसको एक पूरा का पूरा ऐसे पूरा एक चक्कर लगाने में, उसे कितना टाइम लगेगा, वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। ये टाइम डिपेंड करता है 3 बातों पे, और वो 3 बातें क्या क्या है। सबसे पहली तो मास। मास मतलब वो जो तुमने नीचे लटकाया है उस चीज का मास m, ठीक है। सबसे पहले कितना वजन होगा उसका, जितना ज्यादा वजन होगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, कितनी बड़ी तुमने रस्सी बांधी है। जितनी छोटी रस्सी बांधोगे उतनी जल्दी जल्दी हिलेगा, और जितनी लंबी रस्सी बांधोगे उतना टाइम लगेगा उसे, ठीक है ना। दूसरी और तीसरी और आखिरी चीज क्या है, जी का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में शायद तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तुम लोग को याद होगा, छोटी क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि हमारा अर्थ हमें खींच रहा है, और जब वो खींचता है तो कुछ एक्सेलरेशन से खींचता है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 होती है। ये बात तुम्हें पता होगी। बट ये बात यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि भाई ये चीज तो हमेशा सेम रहती है, तो फिर यहाँ पे लिखने का क्या पॉइंट है। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अर्थ पे ही इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इक्वेटर पे अलग होती है, पोल पे अलग होती है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं किसकी, अर्थ पे इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 है। मून पे इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो तुमने सुना होगा कि वजन जो होता है वो अर्थ पे क्या है, एक तरीके से हमारा अर्थ पे जितना भी होगा वहां पे मून पे उसका 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा वजन अगर अर्थ पे 60 है तो मून पे हो जाएगा कितना, 10 किलो हो जाएगा। ये वाली बात है कहने का मतलब। तो ये तरीका है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है ये जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू पे भी क्या डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहीं पे इस क्वेश्चन में यही चीज बोली गई कि टाइम 3 बातों पे डिपेंड करेगा, मास पे, लेंथ पे और किस पे, क्या नाम है, जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने एच लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, सी, है ना। तो इन 3 बातों पे डिपेंड करेगा। फिर से वही स्टेप यूज करेंगे, इक्वल टू लगा देंगे, यहाँ के आ जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ठीक है ना। अब ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे t की जगह हमें पता है कि t का हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। तो डायमेंशन t का कितना होता है, t ही होता है, t की पावर 1। बट मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशन जब भी लिखो तो साथ में m और साथ में l भी लिख दो। साथ में जो m है m की पावर 0, l और l की पावर भी 0 लिख दो, ऐसा कर दो। क्योंकि ना यहाँ पे होगा ये कि हो सकता है, क्योंकि देखो m और l है नहीं, बट हमने 0 लिख दिया क्योंकि हमें पता वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब इनका काम पढ़ने वाला है इसलिए। अब तुम देखो मास का जो क्या नाम है डायमेंशन होता है वो कितना होता है, m, तो लिख दिया। लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, लेंथ का डायमेंशन होता है l,
ठीक है। और रही बात जी की, तो जी है एक एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, LT-2 होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है, बट इससे काम नहीं चलेगा। LT-2 की पावर फिर से कितनी हो गई, C। तो ये जो C है वो एक बार अंदर की तरफ जाएगा यहाँ, और एक बार जो C है वो यहाँ पे जाएगा, ऐसे समझ में आ रही बात। तो L की पावर C T की पावर -2C, तो वही L की पावर C T की पावर -2C, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अब इसको कंबाइन करके हम फिर से वही चीज़ करेंगे कि LHS में चेक करेंगे और RHS में चेक करेंगे। LHS में जो m की पावर है वो 0 है, RHS में जो m की पावर है वो कितनी है, a है। तो यहाँ से हमारे पास गारंटी के तौर पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब दूसरी बात, l की पावर लेफ्ट में कितनी है, 0 है। l की पावर राइट में कितनी है, l की पावर b प्लस c, कितनी हो गई, b प्लस c हो गई, ठीक है ना, सिंपल सी बात। और रही बात t की, तो t का लेफ्ट में देखो 1 और राइट में कितना है, -2c, हाँ या ना, है ना। ये b प्लस सी क्यों हुआ, ये बात समझ में आनी चाहिए। l की पावर b इंटू एल की पावर c, l की पावर b प्लस सी, हाँ या ना। तो यही वाली बात है, कंबाइन करके हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 b प्लस सी के बराबर है, तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। यहाँ पे -2c है, तो -2c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो -2c इज इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई, है कि नहीं। तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई, है ना, c की वैल्यू भी आ गई। रही बात b की, तो वो भी निकल जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू -c, तो b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1/2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यू आ गई। और अब सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो हम हमारी इक्वेशन बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और कैसे बना सकते हैं, देखो t इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, k m की पावर a, L की पावर b और g की पावर c। ये था हमारे पास a b c की वैल्यू पुट कर दो, तो इज इक्वल्स टू k, m की पावर कितनी है a, तो a का मतलब कितना है 1, L की पावर b की वैल्यू कितनी है 1/2 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 और -1/2, ठीक है ना। अब यहीं पे हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं किसी को भी चाहें तो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, k m L की पावर 1/2। अब किसी की भी पावर 1/2 होती है ना, तो 1/2 का मतलब होता है वो रूट में है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं किसी चीज को ऐसे रूट में लिख रहा हूं, तो रूट का मतलब होता है 1/2। तुम लोग को पता होगा अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो 1/2 है, इसका मतलब L किस में है, रूट में है, ठीक है। और यहाँ पे g का पावर -1/2 है, तो -1/2 है, सबसे पहले तो g नीचे जाएगा, तो माइनस का प्लस करने के लिए नीचे जाएगा, और 1/2 का रूट, ठीक है। तो तुम नोटिस करोगे L भी रूट में, G भी रूट में, तो दोनों को एक साथ ही रूट में रख देते हैं ना, अलग अलग रखने की क्या जरूरत है, तो बस साथ में रख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा ये। तुम नोटिस करोगे क्वेश्चन हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, t इज इक्वल्स टू k m रूट L/g, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जो टाइम है वो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो टाइम है वो लेंथ के रूट पे डिपेंड करता है, और जो टाइम है वो g के रूट पे डिपेंड करता है, वो भी उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि इस पूरे के पूरे मेथड से तुम बड़ी ही आसानी से रिलेशन निकाल सकते हो। हालांकि देखो इसको समझाने में एक बार में लगता है समय, बट अगर तुम करते जाओ तो ये तो कुछ ज्यादा ही ईजी चीज है। तो जितने भी तीनों हमने एडवांटेज देखी ना डायमेंशन की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे आसान भी यही है, और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा यही पूछता है। खैर ठीक है, आज के लिए इतना ही। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।